नमस्कार, मैं अमित स्वरूप, सामाजिक कार्यकर्ता एटा से। और मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम द मोटिवेशन द होप है, और इस चैनल का एक मकसद है कि जो निराश युवा हैं या निराश समाज है हमारा, हम उनमें एक जागरूकता पैदा करें और उनको जीवन के उन अच्छे आयामों को दिखाएं, जीवन की वो सकारात्मकता दिखाएं जिसको वो कहीं खो रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो आज जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं उन हस्तियों से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने एक आम आदमी से खास आदमी का सफ़र तय किया, और वो खास ऐसे बने हैं कि जो आज हमको प्रेरणा दे सकते हैं, हमारे इस निराश जीवन में एक आशा की किरण जगा सकते हैं। तो हमारे एटा जनपद की शान और एक भारत के सुप्रसिद्ध और विश्वविख्यात कवि जिन्होंने दुनिया के कई देशों में अपना लोहा मनवाया और एटा की इस पावन भूमि का नाम ऊंचा किया। आप वैसे तो एक सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं, और क्योंकि आपको लोग साहित्यकार के रूप में, एक अच्छे कवि के रूप में जानते हैं, और उसी नाम से एक आपकी आम छवि बनी हुई है हमारे एटा में और पूरे भारत में। और मैंने जब मैं अभी आपसे पहली बार मिला था तो मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसी दिन मैंने ये विचार किया था कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपको लाऊंगा और आपके विचारों से मैं अपने दर्शकों को, अपने युवाओं को अवगत कराऊंगा। तो आज हमारे साथ हैं एटा के शान और हमारे, मैं कहूँगा यूपी और देश की भी शान, डॉक्टर राकेश मधुकर जी हमारे बीच हैं, जो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं, और हमारे एटा का एकमात्र ऐसा कॉलेज जिसका डंका बजता है, JNN कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं। और आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए कि एक निराश व्यक्ति जो जीवन में निराश हो चुका है और उसने सारी उम्मीदें खो दी हैं, तो आज आप उनका मार्गदर्शन करेंगे, प्रेरणा देंगे और उनको उत्साहित करेंगे कि अभी जीवन में कुछ खत्म नहीं हुआ और पाने के लिए पूरा आसमान बाकी है, अभी तो आपने ज़मीन छोड़ी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। हमारा जन्म यही एटा में हुआ और प्रारंभ से ही हमारी शिक्षा यहीं से प्रारंभ हुई, और अविनाशी साय आर्य विद्यालय से हमने इंटरमीडिएट किया था, और जवाहरलाल नेहरू कॉलेज एटा से BA करने के बाद हम MA करने के लिए आगरा गए थे, क्योंकि तब यहाँ MA नहीं था। और आगरा से MA करने के बाद हम यहाँ लौट कर आ गए थे। फिर शोध कार्य के लिए हमको मुरादाबाद जाना पड़ा। कारण उसका ये था कि उस समय हमारे शोध समिति के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद जी, वो हर मीटिंग में जब आगरा आते थे तो हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, उनके यहाँ ठहरते थे, और हम टीकम सिंह तोमर जी के खास शिष्य थे। तो उनके यहाँ जो आने जाने वाले लोग थे, बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ आते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करना हमारा काम था। इसी संदर्भ में हमारा महेंद्र प्रताप जी से परिचय भी हुआ, और हमारे डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी ने हमारा हाथ उनके हाथ में पकड़ा दिया कि ये हमारा बेटा है, अब इसको PhD तुम्हें कराएंगे। जो यहाँ से हमारा संबंध महेंद्र प्रताप जी से जुड़ा, और उनके अंडर में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। 1980 में हमने उनके अंडर में अपनी PhD की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद सन 72 से तो हम यहाँ आ ही गए थे जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में। हमारा 73वां अपॉइंटमेंट यहाँ हो गया था। 80 में हमको PhD प्राप्त हुई। तो डॉक्टर साहब, ये रही आपकी शिक्षा की बात और आपकी बात। डॉक्टर साहब, आपने जो भी अपने शिक्षा के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, और आपने बड़े विस्तार से बताया कि आपने कहाँ से क्या क्या शिक्षा अर्जित की और किनके सानिध्य में की, वो आपने बताया। डॉक्टर साहब, आप देश के एक जाने माने कवि हैं, और आज आज भी कुछ ऐसे आप, मतलब मैं ये देखता हूँ कि जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास हैं या देश के बहुत बड़े बड़े कवि हैं, उसी श्रेणी में आप भी आते हैं, और हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि आप हमारे एटा में रहे हैं और हमारी उस जन्मभूमि रहे हैं, हम भी लोग रहते हैं। तो बड़ा कभी हम डॉक्टर कुमार विश्वास से नहीं मिले, ऐसे कवियों से नहीं मिले, क्योंकि अभी इतना हम लोगों का ग्राफ नहीं बढ़ पाया था, पर आपसे मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ
कि ये विचार कैसे आया? आप इतने योग्य थे, शिक्षित थे, तो एक व्यक्ति की मंशा होती है कि भाई मैं पढ़ लूँ, नौकरी करूँगा। तो मतलब ये कवि बनने का या साहित्यकार बनने का क्या मतलब, कि आपके दिमाग में विचार आया कैसे? कभी कोई बनने से या बनाने से नहीं बनता है। ये ऊर्जा ईश्वर प्रदत्त होती है, और जब वो प्रसन्न होता है तब अंतर के अंदर उस भावना को पैदा करता है। मैं एक बार मथुरा अपने माँ बाबू जी के संग गया हुआ था, और द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद सामने यमुना जी है, तो यमुना जी में नाव में बैठने के लिए हम लोग खड़े हुए थे। तो हमारे पिताजी ने नाव वाले को पैसे दिए और हम लोग नाव सवार हो गए। एक वृद्ध महिला थी, वो भी नाव में सवार होना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उस नाव वाले ने नाव को आगे बढ़ाते हुए और महिला को हाथ से पीछे हटा दिया कि पैसे नहीं है तो तुम नाव में नहीं बैठ सकती हो, और वो आगे बढ़ गई। तब मैं इतना छोटा था कि मेरे दिमाग में और तो कुछ आया, लेकिन वो बात मेरे मन के अंदर बैठती गई। और जब मैं एटा लौट के आया तो सबसे पहली रचना जो मुझसे निकली थी वो थी, धन लेकर तो पार उतारा तुमने बड़े उदार से, कुछ ऐसे भी तट समीप हैं पास नहीं जिनके कुछ धन है, उनको भी पार उतारो नाव करो बल्लार से। ये रचना हमारी सबसे पहली थी जो हमने एटा में आकर इसको प्रारंभ किया था। तो हमें किसी से कोई शिक्षा तो मिली नहीं। वहाँ जो हमने दृश्य देखा था, उस दृश्य को देखकर अंदर से ये भावना पैदा हुई। तो कभी कोई बनाने से नहीं बनता है, कभी अंदर से भाव उठता है, तभी कभी। तो इस घटना से ये शुरुआत हुई। ठीक है, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो अब हमको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें सभी वर्गों के लोग होते हैं। 16 साल से लेकर 80 साल तक के लोग होते हैं, माता बहनें हैं, सभी लोग हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ी जिज्ञासा होती है जब आपके बारे में हम सुनते हैं, सब देखते हैं आपको। डॉक्टर साहब, जैसे जो आपका जो साहित्यिक जीवन है जो, तो इसमें डॉक्टर साहब आपको कौन कौन से देशों में जाने का अवसर मिला, और आपको कौन कौन से सम्मान मिले इस पूरे अपने इस जीवन में, साहित्यिक जीवन में? तो ये भी एक प्रेरणा का विषय होगा हम सबके लिए कि हम कम से कम जाने तो सही कि आपने हमारे एटा का नाम कौन कौन से देशों में रोशन किया जाके। यहाँ हम लोगों के लिए, चूँकि हमारा जगह हमारी छोटी है और यहाँ से आगे बढ़ने का अवसर कम लोगों को मिल पाता है। उसका एक कारण ये होता है कि इसमें कोई ना कोई आपका सहायक होता है। जैसे कोई आप प्रकाश शुक्ल जी थे, अच्छे कवि थे, उनका संसर्ग अगर किसी को मिला तो उसने उनको आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से हमारे आगे पीछे कोई नहीं था, कोई हमारा ऐसा गुरु नहीं था जिसने हमको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया। ईश्वर की कुछ ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर रही कि किसी मौके पर हमको दिल्ली जाने का अवसर मिला। वहाँ हमारी किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने हमको लाल किले पर इन्वाइट कर दिया। हमारी किसी रचना से प्रभावित होकर उन्होंने लाल किले पर इन्वाइट कर दिया। हमने लाल किले से कविता पढ़ी। उस कविता को अमेरिका के एक सज्जन ऐसे थे जो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना में रहे थे। हमारी कविता में एक लाइन आती है, सिंगापुर से गूंज उठा आज़ाद हिंद का नारा। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया कि जिस सिंगापुर की बात आप कर रहे हैं उसी फौज का मैं सिपाही हूँ। आपने वहाँ कविता पढ़ी, हमने यहाँ सुनी, और हमें बड़ा मन है कि हमारी आपसे मुलाकात कैसे हो।
उन्होंने किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के द्वारा हमको अमेरिका आमंत्रित किया। तो हमारा कोई सोच तो था नहीं, उन्होंने हमको वहाँ सुना और वो आवाज़ वहाँ तक पहुँची। उस शब्द को सुन करके उन्होंने इनके माध्यम से हमको वहाँ बुलाया। हम वहाँ गए और वहाँ के करीब हमने पहली बार में 12 प्रदेशों में कार्यपाठ किया, अमेरिका के। वहाँ से हम जब लौट के यहाँ आए हैं 99 में हम गए थे। 2000 में वहाँ एक शर्मा जी थे, उनका हमारे पास फोन आया और ये कहा उन्होंने हमसे कि हमारे जो कमेटी के लोग हैं उन लोगों ने ये कहा कि हम मधुकर जी को ठीक तरीके से सुन नहीं पाए, इनको दोबारा बुलाओ अमेरिका। तो हमको 2000 में फिर दोबारा बुलाया गया और हम और अशोक चक्रवर्ती जी 2000 में फिर गए और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का विश्व हिंदी सम्मेलन था। उस विश्व हिंदी सम्मेलन में सारे विश्व के जो विद्वान लोग मौजूद थे उनके बीच में हमने वहाँ कार्यपाठ किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रुचि थी उस रुचि को ईश्वर ने पथ प्रदान किया और हम वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ से लौटे। तो डॉक्टर साहब मतलब आपने एटा का नाम अमेरिका आके 12 प्रदेशों में बढ़ाया। 26 प्रदेश 26 प्रदेश। ये भी एक उपलब्धि की बात है। डॉक्टर साहब एक ऐसी हस्ती है जो आदमी अमेरिका कभी घूमने नहीं जा पाता, कभी मतलब आदमी के शायद आम आदमी के सपने में भी डॉक्टर साहब नहीं आता अमेरिका, और वो आप 26 प्रदेशों में जाकर यहाँ का मान बढ़ा के आए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है मेरा आपसे कि आपके इस मतलब सार्वजनिक जीवन में कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत याद आती है, आज भी आपके मतलब उस बात को सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हो, या अच्छा या बुरा लगता हो, कोई ऐसी घटना जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिले? देखिए, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं जब आदमी निराश होता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसको हम पा नहीं पाते। वहां हमें कई रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता ऐसा होता है जो हमें घोर निराशा की ओर ले जाता है। एक रास्ता ऐसा होता है जहाँ धूप छाँव होती है, और एक रास्ता ऐसा होता है जहाँ आगे चल के प्रकाश ही प्रकाश होता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा जो मार्गदर्शक है वो हमें ईश्वर प्रदत्त होता है। जब ईश्वर हमें सुख की तरफ ले जाना चाहता है तो किसी अच्छे मार्गदर्शक का निर्देशन दे देता है, और जब कभी दुख की तरफ ले जाना चाहता है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं जो हमें डुबा देता है। तो जब आदमी निराश होता है तब उसके अंदर ईश्वर की जो शक्ति होती है वो उसे प्रकाशित करती है, वो उसे साहस प्रदान करती है। तब हमें ये दिखाई देता है कि चलते रहो। अगर आज हमें कवि सम्मेलन नहीं मिल रहे हैं, हम कवि सम्मेलन नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ जाएं। हमारा काम ये है कि समाज में जो हो रहा है, देश में जो घटनाएं घट रही हैं, उन सब घटनाओं पर, उन सामाजिक अव्यवस्थाओं पर, उन सामाजिक व्यवस्थाओं पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए और उस पर हमारी कलम चलती रहनी चाहिए। क्योंकि वक्त कब आएगा, कब हमसे सवाल पूछा जाएगा, कब हमें मौका मिलेगा, इसका हमें पता नहीं। लेकिन अगर हम अंदर से तैयार नहीं हैं तो जब मौका आएगा तब हम फेल हो जाएंगे। जैसे खिलाड़ी खेलता है खेल में, और फुटबॉल के या हॉकी के मैदान में हमें जहां निर्धारित कर दिया गया है, हम अगर अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए खेलने के लिए, तो जब हमारे स्थान पर बॉल आएगी तब हम हारेंगे। इसलिए हम जब निराशा के अंधकार में डूबे हुए हों, उस समय आशा की किरण को अपने अंदर जगाए रहें और अपने कार्य के प्रति
सजग रहे, उसको सोने ना दें। अगर हमारा लेखन का कार्य है तो वो निरंतर हमारा चलता रहना चाहिए। हम ये ना सोचें कि आज हम नहीं जा पा रहे हैं, आज हमारी पूछ नहीं हो रही है, आज हमें कोई बुला नहीं रहा है तो हम सब चौपट करके बैठ गए। हम समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जगाते रहें, चलाते रहें और चलते रहें। जैसे मतलब धैर्य बनाए रहें और निरंतर प्रयासरत रहें। प्रयास कब मौका आ जाए, जिससे कभी आपको जब अवसर मिले तो आप मतलब पीछे ना रह जाएं, आप साथ खड़े मिले। साथ में। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक बड़े साहित्यकार हैं, बड़े कवि हैं, तो आपने कुछ रचनाएं भी रची होंगी, कुछ आपके काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि वो क्या हैं, कैसे हैं। हर कवि का अपना एक रचना संसार होता है और समय और परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे उसकी रचनाओं का विकास होता जाता है और रचनाओं के विषय भी बदलते जाते हैं। हमारे 5 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे कविता के क्षेत्र में हमारा संपर्क जब डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी से हुआ, यहाँ कवि सम्मेलन एटा में होते रहे, हमने 14 वर्ष कंटिन्यूस कवि सम्मेलन में सह संयोजक का काम किया। बाबू कृपा शंकर जी के साथ वो संयोजक रहते थे, हम सह संयोजक रहते। तो कवियों से जो हमारा संपर्क हुआ उसमें डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी का हमारे ऊपर प्रभाव रहा। वो 6 कवि थे। तो हमारी कविताएं जो पहले श्रृंगार में चलती थी उनका परिवर्तन ओज में हो गया। तो हमारा जो पहला संग्रह आया 5 जन के स्वर, वो ओज की रचनाओं का था। उसमें सारी रचनाएं ओज की थी। उसके बाद हमारा कवि सम्मेलन में आना जाना शुरू हो गया था। मैं बरेली उर्मिलेश शंकर जी का कार्यक्रम था, उसमें मैं कवि सम्मेलन में गया था। तो वहाँ मेरी बड़ी बहन शारदा, डॉक्टर शारदा जौहरी, जिनके नाम से महाविद्यालय खासकर में चल रहा है, वो उस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आया। तो जब मैं मंच से उतर के नीचे आया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ये कहा कि अब तुम्हें सुभाष पर लिखना। हालांकि सुभाष पर बहुत रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा लिखना है जो उनसे अलग हो। तो वहाँ से लौटने के बाद मेरे मन के ऊपर ये भाव था कि मुझे सुभाष पर लिखना है। तो सुभाष पाटिल की और कई साहित्यकारों की पुस्तकें हमने मंगवाई और उसका हमने अध्ययन किया। उसमें हमने ये देखा कि इनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं थी, उन घटनाओं को हमने एकत्रित किया। वैसे तो ये होता है कि उनका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़े, उनके माता पिता कौन थे, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, ये एक क्रमिक क्रम होता है जिसके बारे में लिखा जाता है। हमने उस क्रम को नहीं रखा। हमने उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, गांधी जी से क्या संबंध रहा उनका, हिटलर से क्या संबंध रहा उनका, तोजो से क्या संबंध रहा उनका, कैसे उन्होंने सेना का गठन किया, इन सारी घटनाओं को एकत्रित करके मैंने युग पुरुष नेताजी सुभाष नाम से खंडिका तैयार की। ये 2 रचनाएं हमारी ऐसी हो गई, एक श्रृंगार की आई मेघा रे मेघा, और एक आई जिसमें हमने अपनी सारी रचनाएं, जिसको हम कहते हैं सप्तम स्वर, जैसे सरगम के 7 स्वर होते हैं, ऐसे ही श्रृंगार की रचनाएं, ओज की रचनाएं, व्यंग की रचनाएं, राजनीति की रचनाएं, भक्ति की रचनाएं, उन सबको एक संग्रह में एकत्रित कर दिया इस तरह से। तो 5 जन के स्वर, युग पुरुष नेताजी सुभाष, मेघा रे मेघा श्रृंगार का, और एक सप्तम स्वर। और फिर यहाँ आकर हमने ये देखा कि एकदम हमारे राजनीति के पटल पर जब मोदी जी का अवतरण हुआ, उन्होंने जिस तरह से
देश को विकास की दिशा दिखाई और देश की दशा को सुधारने के लिए जो उन्होंने अभूतपूर्व योजनाएं लगाई और उनका उन योजनाओं को लागू करने के लिए उन्होंने जिस तरह से प्रयास किए उसका असर पूरे समाज पर पड़ा, पूरे देश पर पड़ा और देश पे ही क्या विदेशों में भी उनकी गूंज यही कि उन्होंने इतने बड़े देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को किस तरह से कंट्रोल किया और किस तरह से सारी समस्याओं के समाधान उन्होंने सुझाए। तो मैंने इन पर मोदी जी पर जो क्या लिखा है नाम उसका मैंने रखा है जो पुरुष नरेंद्र मोदी, हाँ नरेंद्र मोदी, जो पुरुष इस नाम से मैंने उनकी सारी योजनाओं का काव्यात्मक वर्णन किया है, उनका क्या प्रभाव। और डॉक्टर साहब मतलब ये आपकी जो रचनाएं थी जो आपने बताया तो ये सब प्रकाशित हो चुकी हैं लगभग और समाज में बढ़ चुकी हैं, लोग पढ़ रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसा कि आपने बताया कि आपके इतने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं या आपने जो रचनाएं की हैं, डॉक्टर साहब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अब तक आपको हमारे देश में या विदेशों में कितने पुरस्कार मिले, किस किस के द्वारा मिले और उन जब वो पुरस्कार आपको मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ, तो यार इस पर प्रकाश डालिए। देखिए 1963 से हमारा आकाशवाणी पर जाना प्रारंभ हो गया था। तब आकाशवाणी मथुरा में थी, आगरा में नहीं थी और आकाशवाणी से बराबर प्रसारण हमारा चलता रहा। फिर सब टीवी पर दिल्ली से भी हमने कार्यक्रमों में कई बार भाग लिया। आपको मैंने भी एक बार सब टीवी में देखा था शायद। और एटा में सबसे पहले कवि सम्मेलन में हमारा नागरिक अभिनंदन हुआ था, वो हमारा पहला पुरस्कार था। और सबसे पहला पुरस्कार अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर जियाउद्दीन साहब कलेक्टर थे और उन्होंने सैनिक बोर्ड जो है कचहरी के पास वहाँ 26 जनवरी को कवि सम्मेलन कराया था। तो यहाँ एक बाहर एटवी शायर थे, वो हमसे बहुत प्रेम करते थे, तो वो हमको उस कार्यक्रम में ले गए। और तब हम छोटे ही थे तो हमने एक छोटी सी कविता उस कार्यक्रम में पढ़ी थी उनके कहने से। तो सबसे पहले उन कलेक्टर साहब ने 10 रुपये का हमको पुरस्कार प्रदान किया था। तो पुरस्कार की शुरुआत तो वहीं से हो गई। बहुत अच्छी शुरुआत है, आइए अवसर के हाथों आपको सम्मानित किया गया। उसके बाद तो फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए संचालन के क्षेत्र में हमने बहुत, यहाँ एटा में जितने कार्यक्रम हुए, अगर यहाँ प्रधानमंत्री भी आए तो उस कार्यक्रम का संचालन भी हमने किया। रेलवे रोड पर जब उद्घाटन हुआ था परवानी की मूर्ति का, तब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आए थे, वो हमने किया था। गवर्नर साहब यहाँ आए थे विश्वकांत जी, तब हमने संचालन हमने किया था। तो यहाँ की पुलिस लाइन के जितने कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए उनका बहुत साल तक हमने संचालन किया। पुरस्कारों की श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हम जिसको मान सकते हैं या कह सकते हैं, अमेरिका में ओहायो के गवर्नर साहब ने हमको अपने यहाँ बुला के और वहाँ हमारा सम्मान किया था, जो हमने आपको ऊपर दिखाया था। वो उनका सम्मान हमको वहाँ मिला और भारत के राष्ट्रीय कवि के रूप में हमको वहाँ पर पुरस्कृत किया गया था। इस तरह से बाकी सभाओं के सम्मान,
संस्थाओं के सम्मान, ये तो मिलते ही रहे हैं। और वो तो एक क्रम चल पड़ा, वो अनवरत मिलते ही रहे। आपने काम ऐसे किए थे तो मतलब अगर पुरस्कारों की दृष्टि से हम देखें तो आपकी नज़र में आपका सबसे अच्छा सम्मान अमेरिका में आप महसूस करते हैं? अमेरिका में हुआ, और सबसे पहला वो था जो कलेक्टर साहब जियाउद्दीन साहब जो थे उन्होंने किया था। बहुत अच्छा। ये भी एक जानकारी मिली कि अभी अमेरिका से जो हमारे एटे के व्यक्ति सम्मानित होकर आए हैं, तो ये आपकी दृष्टि में बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने आज तक सुना है कि लाल किले की जो प्राचीर है, दीवार है, वहाँ से या तो प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं या कोई बहुत ही कोई अद्भुत बात हो या कोई बहुत विशेष बात रही हो कि कोई वहाँ से संबोधित करे या काव्य पाठ करे या वहाँ से मतलब उसकी बात दुनिया वहाँ उस जगह से खड़े होकर सुने। तो एक घटना शायद आपके जीवन में भी ऐसी है कि आपने भी कभी उस प्राचीर से अपने काव्य पाठ किया था या अपनी रचना पढ़ी थी। डॉक्टर साहब, क्या है वो घटना, बताएंगे? हमारा जब ये युग पुरुष नेताजी सुभाष खंडकाव्य प्रकाशित हुआ, उसके बाद लाल किले पर जो कवि सम्मेलन हुआ वो 23 जनवरी को ही हुआ था। ऐसा कौन से सन की बात हो गई? ये मेरे ख्याल से 99 से पहले की बात है। तो 23 जनवरी को जब कवि सम्मेलन में हमको बुलाया गया, संचालन अशोक चक्रधर कर रहे थे, तो उन्होंने खास तौर से ये बात कही कि अब 12 बजने जा रहे हैं और सुभाष चंद्र जी का के जन्म का लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। मैं मधुकर जी से निवेदन करता हूँ कि वो सुभाष जी पर अपनी रचना प्रस्तुत करें। तो मैंने जो छंद पढ़ा था वो आपको सुना देता हूँ। सुभाष चंद्र की आकांक्षा क्या थी? अंधकार मातृभूमि का मिटा सकूं भवानी, मेरे हाथ में तू ऐसा ज्योति दीप धर दे। अभिमान शत्रुओं का कर पाऊं चूर चूर, शक्ति दे भुजाओं में वो पौरुष प्रखर दे। बूंद बूंद अपने लहू की मैं चढ़ाऊं तेरे, मुक्त यज्ञ में तू ऐसी भावना से भर दे। देश की अखंडता में जो भी अवरोध बने, ऐसे शिलाखंडों को तू खंड खंड कर। दूसरा छंद मैंने सुभाष जी के लिए पढ़ा था। नेताजी सुभाष भाग्य पुरुष थे भारत के, अग्नि शौर्य की शिखाते भारत के भाल पर। एडम ट्राट को भी आश्चर्य हो गया था देख, लड़ने की शक्ति मुक्त हेतु महाकाल पर। एक नहीं 11 बार भेजे गए कारागार, हारे नहीं वोट किसी बैठने की चाल पर। ऐसा तेज पूरब में सूरज का देख कर, खिलने लगा स्वराज पूर्व डाल कर। ये सुभाष का दृश्य था। एक छंद और सुभाष का इसी उसमें सुनाई देते हैं आपको। उसी प्राचीर से जो आपने सुनाया था? उसी प्राचीर से सुनाया था। जब सुभाष यहाँ से जाने लगे, चारों तरफ पहरा लगा हुआ था, निकल न जाए, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि उनको यहाँ से काबुल जाना था। जब जा रहे थे रात में, तो उनके मन में ये भाव आया कि हम किसी तरह माँ से अनुमति मांगे, और माँ सो रही थी। पर्दा हटा के उन्होंने देखा कि बड़ी गहरी नींद में माँ सो रही है। अगर हमने इन्हें जगाया तो ये जाने नहीं देंगे। तो सुभाष जी के मन में ये आया कि माँ को एक पत्र लिख कि हम जा रहे। तो उस पत्र में सुभाष केवल एक माँ ही शब्द लिख पाए और उन्होंने कुछ नहीं लिखा, और वो उनके चरणों में ऐसे रखे वहां से चले गए थे। वो दृश्य क्या था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष की विदाई देने को न दिया, भावी का भी साथ उनके न दिव्य ज्ञान ने। माँ के द्वार नेताजी का धैर्य भी न ठहर सका, काट दिया बंधन के मोह को कृपाण ने।
ममता की देहरी को पार करने का कभी बल नहीं दिया किसी को भी भगवान ने। पत्र लिख माँ से अनुमति मांगने लगे तो शब्द एक माँ ही लिख पाए सन, शब्द एक माँ ही बहुत लिख बढ़िया। पाए। बहुत अच्छा। तो ये वास्तव में एक घटना ऐसी है कि हम सबको, हमारा सबका सर ऊंचा हो जाता है, वास्तव में गर्व की बात है। सब बहुत अच्छी बातें रहीं, लगभग हम पिछले बहुत समय से आपसे बातें कर रहे हैं और बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणा स्रोत बातें हैं। और आज वास्तव में मुझको लग रहा है कि हम अपने लोगों को प्रेरणा दे पाए आपके माध्यम से। डॉक्टर साहब, समाज के लिए, युवाओं के लिए कोई एक ऐसा संदेश जिससे इनमें नकारात्मकता दूर हो, सकारात्मकता आए, आशा का भाव जागे। देखिए, युवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि युवाओं को जो सामाजिक अव्यवस्थाएं हैं उनसे अपने आप को अलग रखना है। जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, व्यक्ति में अगर हम अपने आप को उलझाए रहेंगे तो जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं हम उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हमें उन समस्याओं पर ध्यान देना है जिससे राष्ट्र की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है। जब हमारा देश प्रगति करेगा, राष्ट्र प्रगति करेगा तो हम भी प्रगति करेंगे। और हमारी प्रगति के लिए राष्ट्र की प्रगति जरूरी है और राष्ट्र की प्रगति के लिए उन लोगों का होना जरूरी है जो राष्ट्र को अपने कंधों पर लेकर चलने का साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। वो फिर किसी भी जाति के हों, वो फिर किसी भी धर्म के हों, वो फिर कहीं के भी हों, जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति का ज्वार उबलता हुआ हमें दिखाई दे, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। ये डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो आप लोग आज सुन रहे थे अभी डॉक्टर राकेश मधुकर जी को, जो एटा के हैं। और मैंने जैसा बताया था इस वीडियो की शुरुआत में कि देश और विदेशों में आपने बहुत नाम कमाया है और आपने इनको सुना और मुझको आशा है कि आज आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। तो ऐसे आगे भी हम ऐसे बुद्धिजीवियों को आपसे जोड़ेंगे, ऐसे लोगों से जोड़ेंगे जो एक आम आदमी से खास आदमी बने थे। और एक बहुत मोटी सी बात है कि बात से ही बात बनती है, तो ऐसी बातें हम आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए नमस्कार। डॉक्टर साहब को